गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। चैप्टर हमारा था पिछली बार अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हमने अल्कोहल पूरा किया था, फिनॉल की प्रिपरेशन की थी, बनाने की विधियां हमने कर ली थी, लेकिन फिनॉल के गुण रह गए थे। फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके लेकर ज़रूर आएगा। आज टॉपिक है फिनॉल की प्रॉपर्टीज़। फिनॉल भी है, अल्कोहल भी है, दोनों एक चैप्टर में रखे गए हैं। दोनों में OH ग्रुप है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? एक बेसिक अंतर यह है कि फिनॉल एसिडिक अम्लीय प्रकृति ज़्यादा दर्शाता है, अल्कोहल कम दर्शाते हैं। क्यों? कि बेंजीन रिंग का जो आपका डिलोकलाइजेशन है, आपका घनत्व का स्थानांतरण है इलेक्ट्रॉन पेयर का, उस कारण यह अनुनाद दिखाता है और स्टेबल हो जाता है। तो अंतर देकर अगर एग्जाम आता है कि दोनों में अल्कोहल या इथेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी कह सकता है वो, और फिनॉल में अंतर क्या है? मैंने बताया था आपका अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल, तीन चीज़ें हैं। अल्कोहल मीन्स कार्ब ओपन चेन से OH ग्रुप अटैच्ड है। फिनॉल क्या है कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधा बंधित है। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में बसता है एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये है एरोमेटिक अल्कोहल। चूंकि कार्बन जो OH ग्रुप है वो कार्बन पर है, नॉट फिनॉल, नॉट बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग पर आ गया तो फिनॉल बन जाएगा, साइड में आ गया तो ये एलिफेटिक, और वैसे तो एरोमेटिक, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। अंतर क्या है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो जो फिनॉल है वो लवण बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल ये क्रिया नहीं दर्शाते। हेलो लिलिता, कैसे हैं आप? ये हम बेसिक अंतर एग्जाम में 1 नंबर का आएगा कि दर्शाओगे तो सिर्फ आप कहते हैं कि फिनॉल परबल क्षार NaOH है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश KOH के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जबकि एलिफेटिक अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल ये गुण नहीं दर्शाते। कारण क्या है इसका कि क्यों नहीं दर्शाते वो? क्योंकि यहाँ भी OH ग्रुप है, ये दर्शाता है, लेकिन फिनॉल जो एलिफेटिक अल्कोहल है वो नहीं दर्शाते। कारण क्या इसका कि ये फिनॉल अम्लीय प्रकृति का H+ बाहर निकाल देगा। जो फिनॉक्साइड आयन बचा है ये फिनॉक्साइड आयन पर देखिए, इस पर 1 2 3 पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ये बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन घनत्व के साथ में डिलोकलाइज हो जाते हैं और एक अनुनाद दर्शा देते हैं कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहले साइड में बॉन्ड बना दिया और ये पेयर यहाँ शिफ्ट कर गया। क्या बन गया? ये फिनॉक्साइड आयन तो भी है लेकिन अनुनाद में आ गया। ये शिफ्ट करता करता फिर लौट के यहीं पहुंच जाएगा। क्या करा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये एक अनुनाद आ गया, तो इसमें स्थायित्व आ गया। तो ये H+ निकाल कर से करना ये बहुत आसान हो गया है। ये अब इसमें आती है रिएक्शंस। पता है हमें कि फिनॉल 2 चीज़ें हैं फिनॉल के, उसमें एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर। एक तो है मेटा पोजीशन वाले, एक है ऑर्थो एंड पैरा वाले। जिन ग्रुप में, जिन परमाणु में केवल सिग्मा बॉन्ड है, केवल सिग्मा बंध है, वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जब भी उनमें एसिड रिएक्शंस करेंगे वो ऑर्थो पे जाएगा एंड पैरा पे जाएगा। और अगर उसमें पाई बॉन्ड आ गया या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गया एरो वाला, तो वो बेंजीन घनत्व को कम कर देते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन का जो था वो घनत्व कम हो जाता है। तो क्या होगा? तुलनात्मक मेटा पर ज़्यादा आवेश आ गया, तो अटैक मेटा पर होता है। तो हमारा क्या है? ये सिंगल बॉन्ड वाला OH सिंगल बॉन्ड है, तो ये जितने रिएक्शंस करेगा वो करेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। हाँ, एक कंडीशन करेगी कि फिनॉल रंगहीन होता है, कलरलेस है, लेकिन जब हम लैब में देखते हैं तो वो कलर दिखाई देता है, पिंक कलर, भूरे रंग का है। इसलिए क्यों कि सनलाइट में ये गड़बड़ करता है कि जो वायु है, वायु की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है। क्या बनाता है? पैराबेंजोक्विनोन। इसमें चूंकि OH ग्रुप है, क्या है ये? इसमें आंशिक आवेश भी है, तो जो H है इस O के साथ में बना लेता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए क्या होगा? ये बन गया फिनोक्विनोन। तो इसका कलर रेडिश है, लाल है, ये कलरलेस है। अब क्या करते हैं कि लैब में जब हम देखते हैं उसे, तो लैब में देखा होगा फिनॉल को रखते हैं भूरे रंग की बोतलों में। क्यों? कि सनलाइट अटैक ना कर जाए उस पर, सनलाइट से बचाने के लिए
और टाइट करते हैं शीश बोतल को, क्यों कि उसमें एयर ना घुस जाए। अगर उसमें एयर आ जाएगी तो क्या बनेगा, फिनोक्यूनोन। क्या बनेगा वो, फिनोक्यूनोन। तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए हम रखते हैं उसे करके। अब देखिए, अब इसमें आते हैं SE2 रिएक्शंस। मैंने बताया था कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एकल बंध वाले हैं, वो बेंजीन घनत्व को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, कहाँ बढ़ाएंगे वो, ऑर्थो पर एंड पैरा पर। देखा था आपने, देखिए कहाँ पे ये ऑर्थो पाया, पैरा में चला गया, फिर कहाँ गया ये, फिर ऑर्थो पे आ गया। तो और दोनों ऑर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए जो अटैक करने वाला है वो पॉजिटिव वाला है, उस पर क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है, वो अटैक करेगा सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पर। यह है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, कि जब भी हम क्लोरीन ब्रोमीन की क्रिया कराएंगे, शर्त में क्या है कि हमें चाहिए हैलोजन वाहक उत्प्रेरक जो हैलोजन को खींच ले। तो ये FeCl3 है, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोफिनॉल बन जाएगा। ये मैकेनिज्म क्या है, क्या कि ये FeCl3 क्लोरीन से एक एटम निकालेगा, क्लोरीन बॉन्ड है, टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव लाइक दैट। ये पॉजिटिव क्या बना, ये नेगेटिव है तो क्लोराइड आयन, और पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन। जब भी हम पॉजिटिव लगाएंगे उसमें IUM जोड़ देते हैं, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, नाइट्रोनियम। तो क्या है, ये क्लोरीन अटैक करेगा फिर यहाँ पर, ये H यहाँ ना होकर ये H यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा प्लस साइन, ये प्लस साइन है, यहाँ पर ये नहीं है, क्या आएगा यहाँ H यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये H बाहर चला जाएगा और ये बॉन्ड लौट कर यहाँ आ जाएगा, ये बन गया पूरा। सेम कंडीशन उसकी अर्थ। अब ये H प्लस बाहर आया है, क्या किया आपने, ये तो कैटलिस्ट था, क्या था ये, कैटलिस्ट। ये पार्ट प्ले करता है लेकिन अंत में क्रिया के सेम रहता है, अपना को परिवर्तन नहीं करता। तो क्या करा इसने, इस Cl ने H लिया, ये प्लस ये 4 है दैट वाला, ये बाहर निकल गया। क्या था ये, कैटलिस्ट, ये रखा जो तो ये हैलोजनीकरण। नेक्स्ट नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, कि जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। यहाँ क्या होता है कि ये टूट जाता है नाइट्रोजन आयन में, यहाँ ये अटैकिंग रिएजेंट है। अब क्या करेगा ये इसके ऑर्थो पर लाइक दैट, जैसे Cl आया था अब आज NO2 आ जाएगा ये, तो ये NO2 ऑर्थो एंड पैरा पर निकल जाएगा। ये जो HSO4 माइनस लिया था आपने, क्या था एटम वहां था ये कैटलिस्ट, ये फिर ऐसे बच गया। क्या होता है ये कैटलिस्ट, क्या अपने आप को रास्ते में रखता है, अपरिवर्तित क्रिया को सिर्फ प्रोसीड करता, बढ़ाता है, उत्साहित करता है उसे, लेकिन अंत में क्या होता रहता है, अपरिवर्तित। तो यहां भी कंडीशन इसकी आ गई। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण, क्या है, सल्फोनेशन। ये ऑर्थो एंड पैरा 2 बनेंगे यहां भी। ये क्या, सल्फेट किसका तोड़ा, ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और फ्री SO3 गैस। तो ये है फ्री का, ये मुक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये अटैक करेगा कहीं, यहाँ इसने अटैक दिया, ये H फिर यहां से बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड लौटकर यहां पर आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा 2 बनेंगे। यहां भी क्या हुआ, ये HSO4 ऐसे ना, ये देखिए कैटलिस्ट था, बाहर आ गया, ये बनेगा सल्फोनेशन। एंड आता है एल्काइलेशन, जब भी बेंजीन में आप एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 एंटी करेंगे, एल्काइलेशन। तो लाइक दैट क्या है, यहाँ ये भी यहाँ कैटलिस्ट है, अटैक वही होगा ऑर्थो एंड पैरा पर। तो क्या बना, ये बना है मिथाइल कार्बोनियम आयन। क्लास आपकी बेटा रेगुलर चलेगी, 2 जनवरी तक क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, डेली आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स करेंगे सभी सब्जेक्ट का। अब इसने अटैक दिया, अच्छा
नाइट्रीकरण। तो NO2 ग्रुप बन के आया था ये, NO2 ग्रुप यहाँ टकरेगा ऑर्थो एंड पैरा पर। अब यहाँ अगर आप टेम्परेचर सांद्रता कम ले रहे हैं तो बनेगा एक मोनो, ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो। लेकिन अगर आपने उसको पैरा पर ज्यादा, कारण क्या है यहाँ कि यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए दिखाई दे रहा है आपको ये। लेकिन जब हम इसे और गर्म कर देंगे, हाई टेम्परेचर क्या है, तो क्या बनेगा ये 246। क्यों कि ऑक्सीजन एटम पर 3 लोन पेयर हैं, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो बेंजीन रिंग को दान कर देते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग अधिक सीमा तक घनत्व बढ़ा देता है। यही क्लोरोबेंजीन में है और यही फिनॉल में है। ये दोनों कंडीशन में फुल्ली सब्स्टिट्यूशन, पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन हो जाता है इसके अंदर। क्या हुआ ये 2,4,6 डाइनाइट्रो फिनॉल, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, और ये एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। पता है ज्यादा क्यों होती है कि यहाँ पैरेलल पोजीशन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऑर्थो में कम होता है। क्या पढ़ा मैंने फिजिक्स में भी, बॉन्ड आ गया क्या, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसमें। थैंक यू बेटा। यह है कपलिंग रिएक्शन कि फिनॉल है, एनिलीन है, ये बेंजीन डाई एजोनुक्लिक एसिड में कपलिंग करते हैं, एजो कंपाउंड बना देते हैं। ये जो डाइज में काम आते हैं हमारे पास में, यह है बेंजीन एजोनुक्लाइड, फिनॉल के पैरापोशन वाला, फिनॉल के पैरापोशन वाला H और Cl निकल के बनाएगा ये एजो कंपाउंड, जो एक डाई कलर है, रंग का काम आता है ये। ठीक है, अब इसका टेस्ट करते हैं। फिनॉल का टेस्ट करने के लिए इसका लेट कोचिंग टेल मी व्हाट इज दिस। चलिए बेटा, हाँ क्या करते हैं, ये एक होता है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड अगर हम उदासीन करके उसे क्रिया करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये क्या, हेक्सा फिनोक्सो फेरेट थर्ड आयन बना लेता है ये, फेरेट फिनोक्सो थर्ड आयन। तो ये हमारे इसका कलर इसकी टेस्ट करने के लिए है कि हम फिनॉल को कैसे टेस्ट करेंगे। यह है थैलीन रिएक्शन। थैलीन, फिनोल्फथलीन, जो प्रयोगशाला में एक सूचक के रूप प्रयोग होता है, सूचक के लिए प्रयोग होता है। तो अगर इसमें हम ये कह रहा, फिनॉल में फिनॉल का जो पैरा H है OH ग्रुप का, उस पैरा H और ये थैलिक एनाइडाइड है, इस साइड का ये O और ये निकल कर बना देगा ये फिनोल्फथलीन। तो इसे कहते हैं ईथर। इसके बाद आ रहा है ईथर भी जी, विश्वराज जी भी ईथर आ रहा है, इसके बाद बीच में ईथर आएगा ना, तो पहले ये पूरा कर ले, फिर इसके बाद ईथर ही आ रहा है ये। ठीक, ओहो ये फिनॉल का है रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रो लाइक दैट रिमर टाइम रिएक्शन पढ़ा था हमने क्लोरोफार्म में, ये कि अगर हम क्लोरोफार्म के साथ क्षारीय माध्यम में फिनॉल को गर्म करते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनकर आता है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि पहले कंडीशन में यह डाइक्लोरोकार्बीन, अगर कार्बन पर 2 बॉन्ड हो, एक लोन पेयर से कहते हैं कार्बीन। ये भी माध्यमिक यौगिक है, 2 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्लोरोफार्म क्षार के साथ में करके ये बनाता है ट्राइक्लोराइन, ये है डाइक्लोरोकार्बीन। ये कार्बीन ललिता क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये ऐसी रिएक्शन देखिए। कहानी क्या है बेटे, मैंने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि इसका मैकेनिज्म दो तो क्या करोगे। आ रहा अब ये नया काम शुरू करा कि इसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि भी दीजिए इसकी, तो क्या करा ये मैंने समझा आपको ये। अदरवाइज आपका काम ये सीधा ये करके यहाँ ला सकते हैं अभी। लेकिन क्या है, चूंकि इसका मैकेनिज्म भी तो पूछ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसलिए मैंने करा कि ये मैकेनिज्म मैंने आपको दिया मारा गई, देख लीजिए, नोट कीजिए, ये नोट कर लें आप लोग, आपके रखा फिर ये इसे देख लें। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो ई विद्या के
ऐप पर जाकर देख लीजिए, इसमें टेस्ट सीरीज भी हैं, बुक्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, सब हैं ई विद्या ऐप पर। आप देखिए वहाँ आपको सारा मैटर मिलेगा वहाँ। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगा, 1 नंबर वाले, 2 वाले, 3 वाले, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखिए ई विद्या ऐप पर। तो ये मैकेनिज्म दिया आपको, आए ठीक है, वरना ना आए तो अपना तो देख लीजिए। लेकिन ये चीज़ कंपटीशन बहुत कम आएगी आपके कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या है, कौन इसमें आक्रमण कर रहा है। आक्रमण कर रहा है यहाँ कार्बीन, 2 बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखा आपने अभी डबल आ गया ये केटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस से। यह है CO2 गैस। अगर हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च दाब पर फिनॉल को साथ गर्म करते हैं CO2 के, तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थोऑक्सो फिनॉल, ये सब क्या है, ये सारे कंपाउंड मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं जो दवा बनाने का काम आता है। अच्छा राज बेटा, शाबाश, ठीक है बेटे, और मेहनत करो, रिवीजन हो गया फिर आपका। इसमें पढ़ लिया आपने, अच्छा हुआ, इसे रिवीजन भी कर लीजिए, आप काम आएगा, चूंकि केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यह है ईथर। ईथर मीन्स 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में ऑक्सीजन परमाणु आ जाए तो ईथर कहलाता है। वो दो चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो आपका एरोमेटिक ग्रुप हो, अगर 2 कार्बन के बीच में O आ जाएगा तो ईथर कहलाएगा, जिससे ROR। अब ईथर भी 2 तरह के हैं कि एक ईथर होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में एल्काइल समूह समान है, दोनों CH3 हैं, CH5 हैं, दोनों बेंजीन हैं, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल ईथर। और अगर अलग अलग आ गए, भिन्न हो गए, मीथाइल आ गया, इथाइल आ गया, इथाइल या प्रोपाइल आ गया, या ये एल्काइल के साथ बेंजीन आ गया, तो क्या बना ये अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये तो है CH3 OCH3, ये है सिमेट्रिकल ईथर और ये है अनसिमेट्रिकल ईथर। अब आते हैं इनके बनाने की विधि। इस विधि को विलियमसन को हम पढ़ चुके हैं एल्कीन में, आपके एल्केहाइड में, कि जब भी हम हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से, इट में बी मिथोक्साइड, इथोक्साइड, प्रोपेनॉक्साइड, बेंजोक्साइड, कुछ भी हो सकता है, कि सोडियम मेटल एटम हेलोजन को बाहर निकाल लेगा और उसे अटैच कर देगा। इट क्या फॉर्मेशन होगा, ये इट फॉर्म्स ईथर। तो यह है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक बार इसे पूछा गया है कभी एग्जाम में कि इसका क्रिया भी समझाइए। मैंने बहुत शॉर्ट लिया है ये, कि जो हमारा OH इथोक्साइड ग्रुप है, एल्कोक्साइड ग्रुप है सोडियम वाला, ये सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। ये जो दैट वन, ये इस R पर चूंकि क्या है, ये हल्का सा पॉजिटिव और हल्का सा नेगेटिव, क्या है ये है ध्रुवीय यौगिक। ध्रुव बन गए, नेगेटिव पॉजिटिव ध्रुव बन गए, तो इसमें क्या होगा तो ये एक साइड से अटैक देगा यहाँ पर, ये बन जाएगा अनुना टाइप का, कि बहुत शॉर्ट लिव्ड है ये, बहुत क्षणिक है ये, बनेगा बनकर टूट जाएगा। यहाँ कितने हैं, 2, 1 and 1, 2 हो गया तो SN2 हो गया। ये है ऐसा इस तरह, ये टूट जाएगी, फिर इथर बनेगा और ये X माइनस बाहर निकल गया। अब ये जो X माइनस बाहर निकला आपने, ये पीछे Na प्लस आया था, तो Na प्लस और ये
NX निकल जाएगा ये। बेटा ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स कोई रिकॉर्ड नहीं करता, ये लाइव पढ़ाते हैं यहीं पर, रिकॉर्डिंग नहीं है ये, क्या पहले से करेगा। देखा ना अभी मैंने आगे पीछे कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड होते हैं इसके ना। बेटा ये सब पढ़े ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। पढ़ा आपने पढ़ा होगा ठीक है ये, लेकिन क्या करना। अच्छा तो ये है आपका फॉर्मेशन आपकी लैब मेथड की। अब आता ही एल्काइल हैलाइड से पढ़ाता हुआ कि जितने भी धातु ऑक्साइड हैं, चाहे Na2O, K2O, आपका सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, जो ड्राई कंडीशन में है, अगर वाटर आ गया तो बजाय ईथर के यहाँ अल्कोहल फॉर्म जाएगा, ईथर बन जाएगा। अगर पानी जल आ गया तो जल क्या करेगा, वो उससे क्या करेगा, जल अपघटन कर देगा उसका, तो बजाय ईथर के फिर फॉर्मेशन वहाँ अल्कोहल की आ जाएगी। हमें क्या करना है, हमें करना है ईथर शुष्क कंडीशन में। तो क्या किया आपने, ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है या सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट भी टूट जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसे हीट कर दीजिए Na2O प्लस CO2, तो ये जो Na2O बनकर आया ये रखा, ये ड्राई है। ये भी जितने कार्बोनेट है टूटकर CO2 निकालते हैं और धातु का ऑक्साइड बना लेते हैं। ये धातु ऑक्साइड अगर हम हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से हो या एरोमेटिक हैलाइड से हो, उनके साथ भी ईथर फॉर्मेशन कर देते हैं। यही काम Ag2O ड्राई, Na2O ड्राई या सोडियम कार्बोनेट, ये फॉर्मेशन आती है ईथर की, लाइक दैट। चूंकि हमारे कोर्स में हम बार बेटा किस चीज को, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको फिर ये मिलेगा जो मुझसे, ये आप पर एक नोट करिए, आपकी स्क्रीन पर होगा ये, इसे फिर एक बार दीजिए कि मैं जब भी हम ये एल्कोक्साइड की, हेलो हैलाइड की क्रिया कराते हैं सोडियम ऑक्साइड से, देखिए लाइक दैट। ये जो Na है ये इस Br को, ये Na निकल गया NaBr, जो इथोक्साइड आयन था ये इस पॉजिटिव पर रिएक्ट करेगा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव NaBr ईथर बन गया ये। जो आपने ये अल्कोहल लिया है कि अगर हम क्या, ललिता श्रीवास्तव बेटा ठीक है आपकी बात, कि अगर हम अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तनु वाले से, अगर इसमें कहीं थोड़ा बहुत पानी भी आ गया, जल आ गया, तो क्या करेगा ये बजाय ईथर के अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, अल्कोहल। कंडीशन क्या हमारी ईथर की है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एल्कोक्साइड, ताकि यहां जल ना आ जाए, जल के आते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर अल्कोहल, इसलिए क्या हम लेते नहीं है। नेक्स्ट ये आपका लैब मेथड। अब इसमें जो हमारे पास में ये इथाइल अल्कोहल है, इसके भी कई कंडीशंस हैं। अगर हम ताप भिन्न भिन्न लेते हैं तो भिन्न भिन्न बन जाता है ये। कहाँ चला गया भाई, ताप ने दिया, ओहो। देखिए बताता हूं आपको, ये अगर अल्कोहल को, कहाँ गया यार वो, कहीं नजर नहीं आ रहा भाई वो तो। कहाँ चला गया यार, बता दो आपको ये कि अगर हम उस एथिल अल्कोहल को सांसल्फेट से गर्म करते हैं 100 110, नेक्स्ट
140 150 और तीसरा है 160 170 पे। अगर हम गर्म करते हैं उसे 110 डिग्री पर तो बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। पुष्पराज बेटे क्या कहना चाह रहे हो? ये एल्कोहलिक बेस ले रहे हैं ना, हेलोएल्केन में वही तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। ये जो आपने बनाया ना RONA सिर्फ वो बेस ही तो एल्कोहल बेस ही तो आ रहा है, ये ईथर बन जाके सब खत्म सही। उस साल तो हमारा निकल ही रहा है नहीं भी यार, वाटर नहीं आएगा यहाँ। अगर वाटर आ गया बेटा पुष्पराज जी तो ईथर की बजाय, बता रहा हूँ बार बार में कि ईथर की बजाय एल्कोहल बन जाएगा। तो पानी का तो इस्तेमाल ही नहीं करना मुझे यहाँ। क्या लिया आपने? एल्कोहलिक, एल्कोहल पानी नहीं चाहिए वहाँ। अगर पानी आ गया तो ईथर के बजाय एल्कोहल बन जाएगा। बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या था कि एग्जाम में गर्म करता क्या होता है जब आएगा ये, अगर उसमें उसने ताप मेंशन कर दिया 100 से 110, 100 से 110 या 41 से 150 से 45 और 160 से ऊपर कर दिया तो 3 तरह के अलग बनकर आएंगे, अलग अलग करके। अगर आपने गर्म किया है 110 पर तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनकर आएगा। और अगर अब टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, कितना कर दिया 140, तो ईथर बन जाएगा। और अगर आपने इसको और गर्म कर दिया 170 डिग्री पर तो ये एथीन फॉर्मेशन कर देगा, ये एथीन बन जाएगी और यहां से वाटर निकल जाएगा। ध्यान करना एग्जाम में जो पूछता है आपसे, पुष्पराज बेटा पानी कहाँ मिलाना चाहिए? मैंने बताया कि ईथर में कहीं भी अगर पानी आ जाएगा तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, उसका जलयोजन हो जाएगा, वो अपघटित हो जाएगा बजाय ईथर के एल्कोहल में। एल्कोहल भी टूट जाएगा। अभी ये आगे आ रहा है। अभी ये जब हम ईथर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आगे भी आएगा ये कि क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो ईथर से एल्कोहल बन जाएगा। जोर नहीं, हमें क्या बताया? मैंने बताया बेटे पुष्पाल जी कि बेटे उसमें कहीं भी पानी नहीं आना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्या है 100 पर तो हाइड्रोजन सल्फेट, 140 पर ईथर, और ऐसे इसे गर्म कर दोगे तो ईथर से एल्कीन बन जाएगा ये। चलिए ये है आपका लैब मेथड। हमारे यहाँ अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो उसमें कहता है कि सचित्र वर्णन कीजिए। आप कैसे बनाएंगे? उसमें क्लोरोफॉर्म है, डाईइथाइल ईथर है इस चैप्टर में। तो डाईइथाइल ईथर की लैब प्रिपरेशंस भी एग्जाम में आई है और 5 नंबर लेकर आएगी। उसमें आपको लिखा होगा सचित्र वर्णन कीजिए, विद फिगर डिस्क्राइब कीजिए। आप तो फिगर भी मस्ट है। फिगर बहुत सुंदर नहीं बनाएंगे आप, इसी पेन से आप स्केच बना देंगे, उसका सुंदरता नहीं है। हमें फिगर चाहिए लेकिन फिगर टाइप खराब मत करना। टाइम एग्जाम में कैलकुलेटेड है, फिगर सिर्फ दिमाग रखो। एक फ्लास्क है, थर्मामीटर है, संघनित्र है और गिराही है, कुछ नहीं। रफली इसी पेन से बना देना। सुंदर बनाओगे टाइम खराब होगा, टाइम खराब नहीं करना। ये सिर्फ क्या है स्केच के लिए, पता आपको नहीं है तो क्या। इसमें हमने यह है आर्सेन फ्लास्क गर्म कर दिया, एल्कोहल और SN4 को कितना 140 पर 140 हम गर्म कर दे। तो हमने क्या लिया? ये सैंड बाथ लिया है। चूंकि हीट हमें वाटर बाथ में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें टेम्परेचर लिमिट लेना है। कितना शर्त है उसकी कि 140-45 से ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए। अगर ताप 40 से ऊपर बढ़ गया, 50 के आसपास पहुंच गया तो 160 आते आते एल्कीन बन जाएगा, इथेनॉल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपने क्या गर्म किया? बालू ऊष्मक, सैंड बाथ। आपको गाना वगैरह भूनते हैं पहाड़ में, वो सैंड होता है, वो सैंड बाथ कहते हैं। पानी है तो पानी वाटर बाथ, ऑयल है तो ऑयल बाथ, और सैंड है तो सैंड बाथ। बालू ऊष्मक, जल ऊष्मक और तेल ऊष्मक, 3 तरह के ऊष्मक होते हैं ये। तो इसमें हमने गर्म किया, वाकिया, संघनित्र में ठंडा हुआ, द्रव बना, ये आगे इकट्ठा हो गया। इस अलग निकाल लीजिए आप। क्लोरोफॉर्म का बेटा ललिता जी, क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड भी है, कहना भी होगा आपको, उसका भी सबसे पढ़ने पीछे आया था ये। ठीक, तो ये आपका है लैब मेथड। अब बात करते हैं इसकी आगे। देखा होगा आपने, अभी आपने क्लोरोफॉर्म लिया था, आपने फिनॉल लिया था,
इनको आप रखते हैं भूरे रंग की बोतलों पर, इसे भी रखते हैं क्योंकि ये भी जितने सेंसिटिव हैं, ये बहुत क्रियाशील हैं, एयर से और सनलाइट से बहुत दोस्ती है इनकी। जहां दोनों मिले ये क्रियाशील हो जाते हैं, फटाफट क्रिया कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं ये। इसलिए देखना लैब में उसे रखते हैं भूरे रंग की बोतलों के अंदर ताकि सनलाइट ना पहुंच जाए। सनलाइट चूंकि बटन खोलते हैं हवा तो पहुंच रही है, सनलाइट मिलते ही वो जगह हो जाए उसका ऑक्सीकरण। अगर आपने उसे कुछ देर खुला छोड़ दिया, शर्त है सनलाइट और वायु, ये बन गया है परऑक्साइड, इट इज पी, ये बन गया है परऑक्साइड। परऑक्साइड हमारे ये डेंजरस होते हैं। अगर इसे करना है तो आपको थोड़ा सा मिलाते हैं, फेरस आयन मिला देते हैं, फेरस सल्फेट हो, फेरस थायोसाइनाइड हो, जो भी हो, मिला क्या करते हैं उसमें, तो फेरस आयन है वो फेरिक में ऑक्सीकरण होगा, इसे अपचयित कर देगा। क्या बनेगा ये, फिर ये बनेगा आपका डाई इथाइल ईथर परऑक्साइड, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्या कहते हैं, क्या इसका मोस्टली इस्तेमाल होता है बेहोश करने के लिए, अब नहीं कर रहे, पहले करते थे। तो एनेस्थेटिक भी है ये, इसका यूज़ किया गया था, अगर बायोलॉजी में है तो इसे भी यूज़ करते थे एनेस्थेटिक के रूप में, लेकिन अब नहीं कर रही। अगर हम करते हैं तो ये परऑक्साइड है, ये हमारी बॉडी को डैमेज करेगा, नुकसान देगा, इसका नहीं कर रहे हैं ये। ठीक, बोला क्या सनलाइट मिलते ही, हाँ, अगर आपने सनलाइट खोल दिया, कुछ क्षण के लिए रखा तो बन गया परऑक्साइड। और अगर आप बोतल रखी भूल गए और सनलाइट आ रही है तो और खतरनाक केस हो जाएगा। देखिए क्या बना ये, हाइड्रोपेरोक्साइड। सनलाइट नहीं आने चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, सनलाइट में ये बहुत जल्दी क्लोरोफॉर्म हो, ये हो या फिनॉल हो, तीनों के तीनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत होकर ये फिर अपना रूप बदल लेते हैं। तो अगर कुछ देर रखा आपने, कुछ क्षण के लिए, तो बनेगा परऑक्साइड। और अगर आप बोतल रखी भूल गए, पता बोतल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बोतल रखी और जाके बातों में लग गई, चाय पीने लग गए, आए फौरन बंद किया बोतल, अगर उस आपको टाइम दे दिया तो बजाय परऑक्साइड के वो बन जाएगा हाइड्रोपेरोक्साइड। ये तो है इसका ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण पूछता है तो लिख कर देगा कुछ देर क्षण के लिए, लिखना है आपको यहाँ, कुछ क्षण के लिए और लॉन्ग कॉन्टैक्ट के लिए। अगर समय ज़्यादा लगता है तो कम समय के लिए क्या होता है, कम समय के लिए है परऑक्साइड, और ज़्यादा समय हो गया तो बनेगा हाइड्रोपेरोक्साइड। इन दोनों कंडीशंस में इसका ऑक्सीकरण होगा और दोनों ही हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है। हम करते क्या है कि उसमें पूछेगा कि थोड़ा डाल देते हैं, इसमें फेरसाल डाल देते हैं, फेरथायोसाइनाइड डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, डालते ही अवक्षेप लाल लाल आ जाएगा, समझ जाना परऑक्साइड इसके अंदर है। इसलिए सनलाइट तो हमें चाहिए ही नहीं। सनलाइट में बताया मैंने कि ले तो थैंक यू बेटा, इफेक्टिव एग्जाम पूछ सकता है आपसे ये कि हमने ये तो पूछते कि ऑक्सीकरण क्या होता है, या कुछ समय रखा छोड़ने पर परऑक्साइड पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है जब इथाइल को आपका इथाइल ईथर को हम हवा में रखा छोड़ देते हैं, सनलाइट में रखा छोड़ देते हैं कुछ क्षण के लिए और अधिक समय रख देते हैं, तो बजाय परऑक्साइड के हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा ये। अब करते हैं क्या, इससे करें कैसे, इसलिए जो उसकी बोतल है उस बोतल में डाल देते हैं फेरस आयन। क्या करता, फेरस आयन अपने आप को करता है अपचयित फेरिक आयन में, तो परऑक्साइड क्या करेगा, वो चेंज कर देगा ईथर में। तो दो काम करेगा वो, एक तो काम करेगा अपचयक के रूप में, परऑक्साइड को ले आएगा वो ईथर में, और दूसरा क्या है कि अगर बन भी गया है तो उसे वो मंदक का काम भी करेगा, क्रिया की दर को घटा देगा। डालते समय देखना, पूछना सर से कि क्या है, अगर उसमें क्यों मिलाते हैं, उसमें पूछा सकता है कि ईथर की बोतल में फेरस लवण क्यों मिलाते हैं। तो दो काम इसके हैं फेरस लवण के। नंबर एक, ये काम करता है अपचायक का, जो परऑक्साइड बने आपके वो परऑक्साइड ईथर में आ जाएंगे, प्लस इस क्रिया को मंद भी कर देगा, वो गति को मंद कर देगा। जो काम पहले होता था 10 सेकंड में, वही काम जाके 5-7 मिनट में बहुत मंदा कर देता है, और जो बन भी गया है उसे वो अपचयित कर देता है ईथर में, अवक्षेप लालच में आ जाएगा। शर्त नंबर 2। अब बात करते हैं क्लोरीन की, इसे क्लोरीनेशन कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं, या क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें 2 शर्तें हैं, सनलाइट है कि एब्सेंट है, सनलाइट की अनुपस्थिति है। शर्त क्या है कि अगर सनलाइट आ गई तो कुछ और ड्रामा है, और सनलाइट नहीं है
तो कुछ और कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग एग्जाम में आएगा कि अंधेरे में या सनलाइट की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं क्लोरीन से तो क्या होता है जब, या सनलाइट में क्रिया करते हैं क्या होता है जब। अगर हम सनलाइट नहीं है, डार्क है, तो उसमें दो जो ऑर्थो वाले कार्बन है, यानी नंबर वन दोनों साइड काउंट कीजिए, नंबर वन दोनों साइड से, तो अटैक पहले इन दोनों पे होगा, पहले एक पर होगा दूसरे होगा। तो जो भी उसके एडजेसेंट, उसके निकटतम है, पहला कार्बन है दोनों साइड का, उस पर अटैक होगा और क्लोरीन निकल जाएगी, लगेगी और Cl लग जाएगा, H बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ दो CS थे, CS2 यहाँ Cl आ गया। क्या होगा ये? क्लोरीनीकरण, लेकिन सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक, ये आ गया, सनलाइट नहीं है, अनुपस्थित। अब गलती हो गई, क्लोरीन पास किया आपने, सूर्य प्रकाश भी आ गया। अब अगर सूर्य प्रकाश आ गया तो कोई भी हाइड्रोजन की खैर नहीं है, सारे हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। पर क्लोरो, इट मींस ईथर में पर लग गए, क्लोरीन आ गया, ये रहा C2Cl5, सारे आज गायब हो गए। यहां O भी आएगा, यह पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ललिता बेटे कौन सी क्वालिटी बेटा बताओ? सनलाइट में अगर हमने क्रिया क्लोरोफॉर्म कराई थी, बताया था मैंने आपको वो, कि उसमें बेटा बनता है फॉस्जीन गैस, वो तो और पॉइजनस है। बताया ना आपको ये कि अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, हमारे पास फिनॉल है और हमारे पास में ईथर है, अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है तो फॉस्जीन गैस बन जाएगी, वो COCl2, और खतरनाक है वो, उसे भी बचा के रखते हैं वो। और अगर हमने ईथर लिया है तो भी हमने ये सनलाइट से बचाया है, क्यों कि वहाँ भी बच जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा। और अगर हमने फिनॉल लिया है तो क्या बताऊँ, वहाँ पिंक बना था, हाइड्रोफेनॉक्साइड बना था वहाँ, है ना, कलर से पिंक हो गया। तो बताया, पहले बताया था मैंने वो कि जो कलर, ये कैसा, ये कलर है, रंगहीन है, ये कलर नहीं है, लेकिन लैब में देखते हैं तो वो ब्राउनिश होता है। क्यों होता है वो? कि जो उसमें पेरोक्साइड बना था, पैराबेंजोक्विनोन, उसने उससे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक यौगिक बना लिया, शंकर बना टाइप का। तो दोनों साइड में फिनॉल आ गया, बीच में आ गया फेनॉक्साइड आयन, तो पैराबेंजोक्विनोन। तो पैराबेंजोक्विनोन का वो इस साइड में फिनॉल के H के साथ में क्या बनाता है वो? ये बनाता है कॉम्प्लेक्स फिनॉल, मतलब ना पैराबेंजोक्विनोन। तो वो क्या था हो, तो वहां कलर बदल जाता है उसमें। लेकिन यहां क्या है, ये फॉस्जीन गैस जी। बताने मैंने आपको ये कि अगर रंगीन बोतल में नहीं है और सनलाइट मिल गई, थोड़ा लाइट आपको ऑक्सीजन मिल गई, तो क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बन जाएगी, जो बहुत डेंजरस है, हमारी बॉडी को डैमेज करेगी वो। ये क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका ये अब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, इन इस्तेमाल, चूँकि हमारी बॉडी बहुत टॉक्सिक हो गई है, क्या क्या ना अल्लाह वाला हम लोग खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, तो बॉडी हमारी रेसिस्ट कर गई, अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। इसलिए अब एनेस्थेटिक स्ट्रॉन्गर आ गए हैं, तकड़े मैंने कहते हैं परबल वाले आ गए हैं, तो इसलिए इनका इस्तेमाल बंद कर दिया। अब ये लैब में विलायक के रूप में या कुछ बनाने के लिए या लैब में इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल आपने सेल बनाया था, सैलिसाइड बनाया था, क्या ये तो इस्तेमाल करते हैं लैब में। अब इनका यूज हम नहीं कर रहे हैं सर। ठीक, ये आ गया आपका। अब रिएक्शन होता HI से, हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड में HCl HBr बहुत कम काम करते हैं, रिएक्टिव कम है, लेकिन HI बहुत रिएक्टिव है। देखा होगा क्यों कि इसका आकार बड़ा है, ये आयनिक बन जाता है ये। अब क्या करा इसमें, यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर आप कोल्ड में करोगे या इसे गर्म कर दोगे, अगर आपने ठंडे में किया है तो फॉर्मेशन तो होंगी एल्कोहल एंड आयोडाइड, एल्कोहल एंड आयोडाइड। और अगर आपने गर्म कर दिया तो सिर्फ बनेगा आयोडाइड। क्यों कि एल्कोहल प्लस HI गर्म करने पर ये बना देगा। तो अगर HI मिल गई एल्कोहल के साथ में तो वो भी बनाएगी आयोडाइड। क्या बनाएगी वो? आयोडाइड। इसलिए क्या होता है जब क्रिया करते हैं HI के साथ में, अगर नाम दे
ठंडे में, गर्म में, तो बताना पड़ेगा आपको। गर्म अगर लिखा कि क्या होता है जब ईथर को HI के साथ गर्म करते हैं तो सिर्फ एक बनेगा इथाइल आयोडाइड, और अगर क्रिया कराते हैं कोल्ड में, ठंडे में, तो दो बनेंगे, आयोडाइड एंड एल्कोहल। क्यों? कि एल्कोहल आयोडाइड से गर्म करने पर भी आयोडो एल्केन बना लेता है। इसलिए शर्त क्या है कि जो पूछे वो देंगे आप। उससे पूछा क्या होता है जब ठंडे से क्रिया कराते हैं तो दो बना देना, और अगर गर्म कर दिया आपने उसको तो सिर्फ एक बनेगा आयोडाइड। अब क्रिया आती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, क्या है, गंधक के अम्ल के साथ में। यहां भी कंडीशन है, मैंने बताया कि अगर पानी आ गया, जल आ गया, तो ईथर अपने आप को रोक नहीं पाता, दोस्ती कर लेता, फौरन अल्कोहल बन जाएगा, फौरन, क्योंकि अल्कोहल उत्पाद में इसका। तो अल्कोहल से अपने ईथर बनाया था, क्या कहते हैं उसे, निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। और अगर आपने पानी दे दिया तो अल्कोहल फंस जाएगा, क्या हो गया, ईथर का जल अपघटन हो जाएगा ये। तो अगर हमने ठंडे में लिया है तो ठंडे उसमें अल्कोहल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसमें पानी आ गया, डाइल्यूट है, तनु है, तनु में पानी आ गया। और अगर आपने सांद्र से कर दिया क्रिया, यहां पानी नहीं है, क्या है ये सांद्र है, ये इस सांद्र में पानी तो है नहीं। अब सल्फ्यूरिक एसिड खुद काम करेगा, तो यहां तो पानी को भेज देगा, चलो तुम क्रिया करो, तो क्या करा उसने, बना दिया अल्कोहल। लेकिन अगर वहां सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र आ गया तो पानी इसमें है नहीं, और वो खुद क्रिया करेगा, वो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान करना कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम तनु से करेंगे तो फॉर्मेशन अल्कोहल की होगी, और सांद्र से करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद ऐड करके पानी। क्यों? कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा निर्जलीकारक है। क्या है? बहुत अच्छा। तो आप देखना जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसको निर्जलीकृत करने के लिए हम सांद्र सल्फर पे यौगिक को रखते हैं, वो सारा पानी सोख लेता है। अब देखना लैब में जो सांद्र बोतल होती है छोटी होती है, लेकिन उससे हम आधा भरते हैं, उससे भी कम भरते हैं। क्यों? कि जो लैब का मॉइस्चर है उसको खींच लेता है ये, तो पानी क्या हुआ, बाहर निकल जाता है। क्या अगर यहाँ सांद्र है तो ये पानी को बाहर खींचेगा, क्या करेंगे, इसे निर्जलीकरण कर देगा, ये आ गया, पानी खींच ले सकेगा। ठीक, अब ये स्पेशल क्रिया है ईथर की कि अगर हम ईथर को बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर CO गैस के साथ गर्म कर दे हैं तो एस्टर बन जाता है, इथाइल प्रोपेनोएट। ये स्पेशल क्रिया है यहाँ BF की, तब का ईथर प्लस CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये C है, CO गैस, क्या है, इथाइल प्रोपेनोएट। तो ये हमारा अब यहां क्या आया, ये कि पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, लुईस अम्ल, लुईस क्षार, जो यौगिक या परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे कहते हैं लुईस क्षार, लुईस अम्ल। और जो दान करता है वो लुईस क्षार। तो जिस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर 1 या 2 रखे हुए होंगे वो उसको दान कर देगा, तो लुईस क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, लुईस क्षार। और अगर लेगा तो लुईस अम्ल। तो ये हमारे पास में इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दान कर दिया, ये साल्ट बन गया, लवण बन गया। तो ये RMgX, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या है ये, तो इसमें मैग्नीशियम पर एक और एक 2 बॉन्ड तो हैं, तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। यहाँ कितने बॉन्ड है, 4, 2 बॉन्ड तो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। इस पर अभी 2 पेयर की कमी है, तो इसे अभी यहाँ एक ईथर ये लिया है, एक ईथर इसे अभी और लेना पड़ेगा। यहाँ देखना आप, ये नहीं, ये होता क्या है, इससे क्यों बता रहा हूं आपको ये, कि अगर यहां RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, पुष्पराज बेटा, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में थोड़ा जल आ गया, पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जल अपघटन पर एल्केन प्राप्त होते हैं। ये शर्त है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे आप, उसे ये बनाते हैं ईथर विलयन में, अगर थोड़ा सा भी जल आ गया तो उसका करंट खत्म हो जाएगा, बजाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के वो एल्केन फॉर्मेशन आएगी। कि जहां भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा, वो अल्कोहल में हो, एसिड में हो, जल में हो,
वो फॉर्मेशन एल्केन की हो जाएगी, तो वो ईथर नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, ये जितने भी जीआर है ये या मेटल कंपाउंड्स हैं तो उन्हें रखते हैं ईथर विलेन में। क्यों कि जितने मेटल हैं ग्रुप बनाते हैं उन सब में कमी पेयर करते हैं, कितने यहाँ 3 बॉन्ड होते हैं फ्लोरीन के, 3 दूनी 6। हमें क्या चाहिए, अष्टक नियम। अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है तो इनर्ट हो जाएगा या स्थिर हो जाएगा। तो इसमें 3 ही बॉन्ड तो हैं, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसे एक पेयर चाहिए, वो इधर से लगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ Mg पर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही तो हुए, तो उसे इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए। तो ईथर नहीं सर, जो आप नाम कहेगा बेटा, देखिए ये लिखना जरूरी नहीं है। वो कहेगा कि ईथर क्या कार्य करता है। यहाँ आपने ईथर बनाया, वहाँ ईथर डाला आपने जीआर के अंदर, तो इसका कार्य क्या है, वहाँ काम तो नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक रक्षक के रूप में काम कर रहा है कि हमें जीआर को, या इन्हें कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक, कि जब भी कार्बन के साथ में कोई मेटल आ जाएगा उसका नाम होगा कार्ब धात्विक यौगिक, और वो मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी उस पर, वो खींचना चाहेगा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो क्या है, BF3 है, मेटल है क्या, तो ये भी R क्या है, ये R में तो कार्बन एटम है, तो यहाँ भी कमी है, तो यहाँ सिर्फ इसको सेल्फ करता है कि ताकि ये पानी से क्रिया ना कर ले। अगर बेटा यहाँ भी पानी आ गया, हाँ लोन पेड़ देता है बेटा, तभी लोन पेड़ देता है, ये दान करता देता नहीं है, सिर्फ उसको रक्षा करता है उसकी, ये इससे क्रिया नहीं करेगा, ये सिर्फ दान करेगा ताकि ये बहुत क्रियाशील है। इसीलिए क्या करा, क्रियाशीलता को कम करने के लिए उससे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे कि उसे रक्षक के रूप में काम करते हैं, वही करता है। तो यहाँ भी क्या है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसने दिया है कुछ देर के लिए कि ताकि तुम सपोर्ट रखो और स्थायी बन करो, क्रिया मत कर लेना। अब क्या होता है, ये है नेटलाइट। पहले पढ़ा था आपने कि एल्कोहल में अगर आप पेट्रोल मिला देंगे, था पावर एल्कोहल, वही कंडीशन यहाँ आ गई। एल्कोहल और ईथर, ईथर क्या है, वाष्पित है, तो अब चालाकी करते हैं कि पेट्रोल में मिला के इसे यूज करते हैं नेटलाइट के रूप में, कि ये भी एक ईंधन है, ये भी पेट्रोल है। तो पेट्रोल सब्स्टिट्यूट क्या है, ये नेटलाइट, इसका भी इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं ताकि सस्ते पड़ते हैं, ये जल्दी काम करता है। जो क्या है, ये तो क्रियाशील है, वो वाष्पित हो जाए, जल्दी निकल जाएगा ये। तो बेटा ये रहा ईथर आपका, ये ईथर रहा। अगर इसमें जैसे बताया मैं आपको कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, आगे जाकर इसमें आएंगे आपके ये, तो इनकी लैब मेथड भी आपके एग्जाम में आते हैं, आता सचित्र वर्णन कीजिए। तो फिगर ही बनानी होगी आपका, पहले केमिकल एक्शन देनी है, फिर फिगर बनानी है। उससे चूंकि फिगर के नंबर हैं क्या, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये फिगर आएगा, क्रिया लिखनी है आपको, फिगर बनानी है आपको, और जो क्रियाएं मांगी हैं वो क्रियाएं भी देनी होंगी आपको। तो ये है आपका ईथर है। तो आपका ये एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये टॉपिक पूरा हुआ। इसमें जो प्रॉब्लम आपकी होंगी, बेटे नोट्स तो बने बनाए हैं आतिश कुमार बेटा, ये आपके उस मोबाइल में होंगे, देखिए ये आपकी पूरी फिगर आपको मोबाइल में पड़ेगी, उसे नोट कर लीजिए आप। एल्कोहल बेटा बहुत वाष्पशील होते हैं, पेट्रोल ही के लायक ये भी अल्कोहल होते हैं। अगर आप देखना, अगर उसमें हल्का सा भी आपने दिखा दिया तो इमीडिएटली आग लग जाएगी। बहुत ईथर है, एल्कोहल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हैं, बहुत ज्वलनते होते, तुरंत ये जल जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा, मैंने बताया आपको कि अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो ई विद्या ऐप पर जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और पूरा मैटर मिलेगा। इसीलिए क्या किया आपको, ये पूरा आपको दे रहे हैं बना के, ताकि आप इसमें एल्कोहल कैसा कहता है सर, बेटे एल्कोहल तो एल्कोहल ही है। इसमें देखिए तो एक तो नाम देगा मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर सिर्फ एल्कोहल कहता है उसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्यों,
अल्कोहल किससे कि हमारी बॉडी में अल्कोहल बनता है, तो उस अल्कोहल किससे। ठीक है, थैंक यू बेटा, जय हिंद, गुड इवनिंग।